नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कहानी को सुन सकें। चलिए कहानी की तरफ चढ़ते हैं। अस्पताल में हर कोई उस वृद्ध की हालत देखकर आपाधापी में नजर आ रहा था। सब इधर उधर भाग रहे थे और फिर कहीं से आवाज़ आई, जल्दी ओटी रेडी करो, खून तेज बह रहा है, अगर नहीं रुका तो जान चली जाएगी। यह आवाज़ थी परेशान डॉक्टर की, और जिसका खून बह रहा था वह थे शहर के नामी वकील मिस्टर पंकज आहूजा के पिता दिनेश आहूजा, जो कि यूनिवर्सिटी में कभी प्रोफेसर रह चुके थे और अब रिटायर होकर एक बेघर लाचार इंसान थे। इनका गाड़ी के नीचे आकर भयानक एक्सीडेंट हो गया था और शरीर के कई हिस्सों से बेतहाशा खून बह रहा था। 4 घंटे तक ओटी में रहने के बाद डॉक्टर ने उनकी जान तो बचा ली, मगर उनके पैर ना बचा सके। उनके पैर गाड़ी के पहिए के नीचे आकर बुरी तरह से कुचल चुके थे। दिनेश जी को 8 घंटे के बाद ओटी के रूम में ले जाया गया और तब उन्हें हल्का होश आया। उन्हें उनके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकला जो उनके बेटे पंकज का था। वह हल्की बेहोशी में सिर्फ पंकज का नाम ही पुकार रहे थे। उनके पूरी तरह से होश में आने पर जब उनसे पंकज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनसे उनके घर वालों के बारे में भी पूछा गया, मगर वह खामोश छत को देखते रहे। इस हिट एंड रन के केस में जब जांच हुई तो सामने आया कि दिनेश जी बेसुध सड़क पर जा रहे थे और गाड़ी के कई बार हॉर्न देने पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कार मालिक खुद कार चला रहा था और उनको बचाने की हर संभव कोशिश करता रहा, लेकिन तभी पीछे से आ रही तेज स्पीड की कार से बचने के चक्कर में दिनेश जी उस कार के नीचे आ गए और कार मालिक भी ब्रेक लगाने के कारण एक्सीडेंट का शिकार हो गया। दिनेश जी इतनी बुरी हालत में अस्पताल में ही थे और जान चुके थे कि उनके पैर अब नहीं रहे, लेकिन उनकी कोई खोई खोई आँखों वैसे ही रही और उनके बारे में कोई जानकारी जुटा नहीं जा सके। लेकिन डॉक्टर यह समझ चुके थे कि शायद उन्होंने जान देने की कोशिश की थी। 5 दिनों बाद वह अस्पताल से जाने की जिद करने लगे थे, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। उनके शरीर में कई जगह पट्टियाँ बंधी थी और बिना पाँव वह बाहर कैसे जाते। कई बार घर से किसी को बुलाने को कहा गया, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली थी। अंत में डॉक्टर ने एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के साथ उनकी काउंसलिंग करने का फैसला किया, जिसे वो मन में दबी बातें बता सके और घर के बारे में कुछ पता चल सके। मनोवैज्ञानिक के तौर पर मिस्टर गौरव जैन ने आकर उनसे मुलाकात की। पहली बार में ही उन्हें देखकर गौरव जैन ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन इस बारे में उसने दिनेश जी को आभास न होने दिया। काफ़ी देर तक बात करने के बाद दिनेश जी को कमरे में वापस भेज दिया गया, लेकिन आज पहला दिन था और उन्होंने कुछ नहीं बताया था। वार्ड बॉय के साथ व्हील चेयर पर आकर दिनेश जी कमरे में आंखें बंद करके लेट गए। कुछ देर सोचते रहे और फिर हल्की नींद में चले गए और नींद में ही चीखने लगे, अभी निकल जाओ यहाँ से, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, खबरदार जो कभी मेरे बारे में किसी को बताया, मैं ऐसे बाप का बेटा होना नहीं चाहता। कुछ देर में आवाज़ तेज होती गई, उनके कानों में शोर बढ़ता गया और वह चीखते कानों पर हाथ रखकर बैठ गए। उनकी चीखने की आवाज़ सुनकर बाहर खड़ी नर्स भागकर अंदर आई और उन्हें हिलाने लगी, लेकिन वह नींद में कानों पर हाथ रखकर लगातार चीखते जा रहे थे। नर्स हिलाकर बार बार पूछ रही थी, सर क्या हुआ आपको, सर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, दर्द है क्या, कहिए तो डॉक्टर को बुला दो। कुछ देर में उनका ध्यान टूट गया और वह हांफते हुए चारों ओर देखने लगे। नर्स ने उनसे पूछा, सर कोई सपना देखा क्या? दिनेश जी ने कहा, हाँ। नहीं नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। जिस तरह से वह घबरा कर उठे थे
उस नर्स को लगा कि उन्हें कुछ हुआ है, लेकिन वह ठीक थे और वह पानी पीकर फिर से लेट गए थे। लेकिन नर्स को उनके चिल्लाने का कारण उसकी समझ नहीं आया। नर्स के जाने के बाद दिनेश जी की आंखों से आंसू निकल पड़े, जिन्हें उन्होंने रोक कर रखा था। आज इस हालत में उनके पास कोई नहीं था और पत्नी का देहांत तो कब का हो चुका था। उन्हें बीती बातें याद आने लगी, जब पत्नी का पंकज के जन्म के बाद देहांत हो गया था और उन्होंने अकेले ही पंकज को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। उन्होंने उसके पालन पोषण में आने वाली हर एक चुनौती का अडिग होकर सामना किया, जिसमें पहली चुनौती उनकी नौकरी थी। पंकज का बड़ा होते होते हर एक चीज़ उपलब्ध कराते, खाने पीने पर पहनने में एक से एक बढ़कर चीज़ लाते रहे और कोई कमी नहीं होने दी। शानो शौकत से रहा पंकज। जब बड़ा हुआ तो वह भी एक बढ़िया वकील बन गया और तब दिनेश जी ने उसकी शादी कर दी। राखी शुरू में तो अच्छी थी, लेकिन बाद में दिनेश जी के साथ अजीब व्यवहार करने लगी। लेकिन दिनेश जी उसे बेटी ही समझते थे और इसीलिए कभी उतना ख्याल ही ना किया। राखी धीरे धीरे बेहुदगी पार कर गई, जिससे दिनेश जी ने उससे दूरी बना ली। एक बार राखी ने पंकज से कहा कि उसे दिनेश जी के साथ नहीं रहना है, तो पंकज ने कहा कि ऐसे पापा को कैसे भेज दें, पापा इतना कमाते हैं और यह घर भी उनका ही है, गांव की ज़मीन भी उनके ही पास है। राखी इस बात से चिढ़ गई और बोली कि तो इस तरह तो जाने कब तुम्हारा बाप मरेगा और मुझे आज़ादी मिलेगी। यह बातें दिनेश जी ने सुन ली थी, लेकिन वह चुप रहे और राखी से बोलचाल बंद कर दी। मन तो बहुत दुखी हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते थे। कुछ साल बाद राखी को एक बेटा हुआ तो पोते को बिगाड़ने के इल्ज़ाम दिनेश जी पर लगाने लगी और उन्हें छूने भी नहीं देती थी। पंकज भी राखी की तरह होकर बात करने लगा था और धीरे धीरे पोता 5 साल का हो चुका था, लेकिन दिनेश जी उसे दिल भर कर कभी प्यार नहीं कर पाए। रिटायरमेंट का टाइम भी आ चुका था। एक दिन उसने पंकज से कहा, पंकज तुम्हारे पापा रिटायर होने वाले हैं, उनके पास जो पैसा होगा वह तो उसको बर्बाद कर देंगे, तो तुम गांव की ज़मीन भी अपने नाम कर लो और पैसा जब मिलेगा तो रख लेना, जब ज़रूरत होगी तो मांग लेंगे हमसे। पंकज ने राखी की बात मान ली, लेकिन राखी के व्यवहार के कारण कहने में हिचकिचा रहे थे और दिनेश जी भी इतना जल्दी ऐसा करने वाले नहीं थे। राखी ने इसका एक तरीका निकाल लिया और उसने अपने बेटे गोलू को उनके पास भेजना शुरू कर दिया। दिनेश जी उसके साथ दिन भर खेलते, यूनिवर्सिटी से आकर उसके साथ खेलते और खाना खाते। राखी का बदला व्यवहार देखकर दिनेश जी खुश रहने लगे थे और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गोलू के साथ बिताने लगे थे। 3 महीने रिटायरमेंट के बाकी थे और अब गोलू का लगाव भी अपने दादाजी के साथ बढ़ता जा रहा था। वह भी उनके यूनिवर्सिटी से आने का इंतज़ार किया करता था। दिनेश जी वहाँ से आते हुए उनके लिए खाने पीने की चीज़ें लाया करते और गोलू देखते ही उछलने लगता था। 3 महीने बाद रिटायरमेंट का टाइम आया तो पंकज ने पहले गांव की ज़मीन अपने नाम करवा ली और नॉमिनी गोलू को बना दिया। दिनेश जी ने भी दिमाग से नहीं सोचा और फटाफट साइन कर दिए। पोते के मोह में उन्होंने कुछ सोचा समझा ही नहीं। जब रिटायरमेंट हुआ तो खूब पैसा मिला, जिसे उन्होंने खुद ही एक एफडी के रूप में गोलू के नाम कर दिया। गोलू का बर्थडे आने वाला था और यही उपहार उन्होंने गोलू को दिया था। राखी की तो मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसने फिर से वही सब करना शुरू कर दिया था। एक दिन उसने पंकज से कहा, पंकज पापा से कहो कि गोलू को पार्क न ले जाया करे, वहाँ यह गलत बातें सीख कर आता है। वहाँ पापा अपने दोस्तों में लग जाते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते। पंकज ने तुरंत दिनेश जी को पार्क जाने से मना कर दिया और कहा, पापा आपको जाना हो तो जाइए, लेकिन इसको मत ले जाइए वरना यह बिगड़ जाएगा। इसी तरह राखी ने गोलू को धीरे धीरे रोकना शुरू कर दिया। दिनेश जी के साथ खाना खाने वाला गोलू
अब रोता रहता है। यदि राखी उसे उनके पास नहीं जाने देती थी, दिनेश जी पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम बात बात पर लगाने लगी थी। कभी चोरी से खाने का इल्ज़ाम लगा देती, तो कभी गोलू को गलत बातें सिखाने का इल्ज़ाम लगा देती। एक बार गोलू ने कुछ झूठ बोल दिया तो इसका इल्ज़ाम भी दिनेश जी पर आ गया। उसका कहना था कि वह एक प्रोफेसर होते हुए ऐसा कैसे सिखा सकते हैं, लेकिन राखी ने तो मन में जाने क्या सोच रखा था। एक दिन उसने कहा, पंकज, अपने पापा को गांव जाने को बोलो, वह यहाँ रहेंगे तो हमारा बेटा झूठ बोलना सीखेगा। दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, कितने गंदे गंदे शब्द बोलने लगा है। पंकज ने गुस्से में पापा से कहा, पापा, आप चाहते क्या हैं? अगर आपने पैसे दिए हैं तो क्या मेरे बेटे को कुछ भी सिखाएंगे? आपने इसको इतना बिगाड़ दिया है कि कल को तो यह नशा करना भी सीख जाएगा। अभी तो केवल झूठ बोलना ही सीखा है। प्रोफेसर होते हुए यह सब शोभा नहीं देता। दिनेश जी अपनी सफाई में खुलकर बोलते रहे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी और कहा, अब आप अभी झूठ बोल रहे हैं, कितना गिरेंगे आप? इस उम्र में सठिया गए हैं, ऐसे बाप से तो ना होना अच्छा है। आप अभी गांव जाइए। यह सुनते ही राखी ने कुछ कपड़े देकर उन्हें जाने को कह दिया। उन्हें उसे गलती की सज़ा दी जा रही थी जो उन्होंने की ही नहीं थी, या फिर राखी ने इसीलिए यह बहाने बनाए थे क्योंकि वह दिनेश जी के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। राखी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, पंकज, अपने बाप को जाने को बोल दो, वरना मेरा गुस्सा तुम रोक नहीं पाओगे। बहू देख लिया इस आदमी को, आज ही इसके गांव भेज दो और इससे कह दो कि फिर मुंह ना दिखाए। दिनेश जी को राखी की बातें सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्होंने सोचा नहीं था कि वह उनके साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। सब अपने नाम कर कर गांव भेज रही है। गांव में अब किसके पास जाए? वह अब जाकर राखी के पैंतरे समझ पाए थे, लेकिन अब हाथ से सब कुछ निकल चुका था। अपने ही बेटे का यह बर्ताव उनके दिमाग से नहीं जा रहा था और वह यह सब सोचते हुए घर से निकल गए थे। पैदल ही जाने लगे थे और सारी बातें दिमाग में कीलों की तरह लग रही थी। टक टक की आवाज़ें इतनी ज़ोर से आ रही थी कि गाड़ियों के हॉर्न नहीं सुनाई दिए। जब उनका एक्सीडेंट हो गया तो दिनेश जी एक्सीडेंट में दोनों पैर गंवा चुके थे। वह तो किस्मत अच्छी थी कि सही समय पर अस्पताल पहुंच गए थे और जान बच गई थी, लेकिन अब व्हील चेयर ही उनका सहारा था और वह रोज़ ही उस पर बैठकर उसे चलाने की कोशिश करते। उसे सीखने के बाद उन्होंने अस्पताल से छुट्टी लेनी चाहिए तो उनसे उनके घर का पता पूछा गया, लेकिन उन्होंने घर के बारे में कुछ नहीं बताया। किसी ने उनके इलाज का सारा खर्चा दिया, जिससे उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। दिनेश जी ने पता लगाना चाहा कि किसने उनका सारा बिल पे किया है, मगर उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने जिसने उनका बिल पे किया था उनका नाम बताने से साफ मना कर दिया था। दिनेश जी जब वहाँ से जा रहे थे तो नर्स ने पीछे से आकर रोका और कहा, सर, थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा, डॉक्टर गौरव आपसे मिलने आने वाले हैं, इसके बाद ही आप जा सकते हैं। दिनेश जी डॉक्टर गौरव के नाम से घबरा गए क्योंकि वह जानते थे वह उनकी काउंसलिंग करेंगे और दिनेश जी कुछ बताना नहीं चाहते थे, इसीलिए वह नर्स से नज़र बचाकर अस्पताल से निकल गए। उनके जाने के कुछ देर बाद ही डॉक्टर गौरव आ गए उनके बारे में पूछने, लेकिन नर्स कोई जवाब नहीं दे पाई। उनके नाम मिलने पर डॉक्टर गौरव थोड़े उदास हो गए क्योंकि ख़ास तौर पर दिनेश जी से मिलने आए थे। दिनेश जी व्हील चेयर पर ही निकले और उसको चलाते हुए अपने घर के सामने जा पहुँचे। अपने घर को देखकर उन्हें रोना आ गया। अपने घर के ही सामने खड़े थे मगर अंदर नहीं जा सकते थे और बेसुध इस हालत में सड़क पर फिर रहे थे। अचानक उनके बंगले का गेट खुला और अंदर से कार बाहर आई। बाहर खड़े चौकीदार को कार में से किसी ने हाथ निकालकर कुछ पैसे दिए और सामने व्हील चेयर पर बैठे दिनेश जी को देखकर आने को कहा। दिनेश जी ने कार को देखते ही चेहरे को ढक लिया था, जिसे उन्हें सब ने एक लाचार आदमी समझा था।
कार में बैठा व्यक्ति उनका बेटा पंकज था, जिसे अब तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चौकीदार ने आते ही दिनेश जी को पहचान लिया। उसने उनके हाथ में पहली जाने वाली अंगूठियां देखी, जिसे पहचानने में देर नहीं लगी। बेचारा चौकीदार उनकी इस हालत पर रोने लगा और उसने जाती हुई कार रोकने का इशारा किया। पंकज ने कहा कि क्या हुआ, लेकिन पंकज के रुकते ही दिनेश जी ने वो व्हील चेयर को घुमा लिया और जाने की कोशिश करने लगे। चौकीदार ने व्हील चेयर के पैर से रोक कर रखा जब तक वहां पंकज नहीं आ गया। पंकज ने करीब आकर पूछा, क्या हुआ रामू? सर, यह तो बाबूजी हैं, रामू ने छूटते ही कहा। पंकज सुनकर चौंक गया और ध्यान से चेहरा ढके अपने पिता को देखने लगा और उनकी कटी हुई टांगों पर भी नजर डाली। यहाँ वहाँ मुंह छुपाते हुए दिनेश जी को पंकज ने भी पहचान लिया, लेकिन कुछ नहीं बोला। रामू ने कहा, बाबूजी को मैं अंदर ले जाऊं सर? इनकी हालत देखिए, इन्हें सेवा की ज़रूरत है। पंकज कुछ नहीं बोला और सिर हिलाते हुए वापस जाकर कार में बैठ गया। यह कैसा बेटा था जिसने पिता को इस हालत में देखकर भी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं समझी। चौकीदार लाख मना करने पर भी नहीं माना और व्हील चेयर को पकड़कर उन्हें अंदर ले गया। दिनेश जी रोते हुए अंदर गए। जिस घर में वापस न आने की कसम खा ली थी, वहाँ दोबारा आना पड़ा। जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ आखिर कैसे रहा जा सकता था। अंदर जाते ही बहू राखी ने उन्हें देखा और गुस्से से भर आई। रामू ने जाते ही कहा, मैडम, बाबूजी के साथ न जाने यह सब कैसे हो गया? कुछ बताया नहीं इन्होंने? बाहर खड़े थे तो मैं अंदर ले आया। इनको सेवा की ज़रूरत है। रामू जानता था कि राखी को बाबूजी का रहना पसंद नहीं आएगा। राखी सुनते ही जोर से बोली, सेवा चाहिए? तो यह घर धर्मशाला नहीं है और तू हमारे यहाँ नौकरी करता है। किसी को भी उठाकर घर में तो ऐसे ले आया जैसे यह घर तेरे बाप का हो। इसे जहाँ से लाया है वहीं छोड़ कर आओ। रामू को दिनेश जी पर तरस आ रहा था और दिनेश जी ने खुद ही व्हील चेयर को जाने के लिए घुमा दिया था। रामू ने राखी को समझाने की कोशिश की, मैडम, इनको देखिए, यह कितने परेशान हैं। इन्हें अपनों की देखभाल की ज़रूरत है। आप उनकी उम्र भी तो देखिए, आपसे उम्र में बड़े हैं। आप मेरी बात मान लीजिए। राखी को चौकीदार का इतना बोलना बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक जोर से एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। खबरदार, जो मेरा बाप बनने की कोशिश की तो आया बड़ा समझाने वाला। मुझे अपने घर में किसे रखना है और किसे नहीं, यह मेरी मर्जी है। तुझे नौकरी प्यारी है तो चुपचाप चला जा और अपना काम कर, नहीं तो तुझे भी निकालते मुझे देर नहीं लगेगी। रामू राखी का उग्र स्वभाव जानता था, तो उसने फिर कुछ कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसकी रोजी रोटी का भी सवाल था। वह बस चुपचाप दिनेश जी के पीछे पीछे चला गया और बाहर जाकर उन्हें रोक कर कहा, बाबूजी, मैं आपका नमक खाया हूँ। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। मेरा इतना तो फर्ज बनता ही है कि आपकी मदद करूँ। दिनेश जी ने बिना बोले ही हाथ से इशारा किया और आगे बढ़ने लगे, लेकिन रामू ने व्हील चेयर को कस कर पकड़ लिया था। उसने अपने बेटे को फ़ोन करके वहाँ बुला लिया। दिनेश जी के बहुत मना करने पर भी उसने उनको अपने घर लेकर गया। राखी अंदर से सब देख रही थी और अंदर ही अंदर गुस्से से भर आई थी, क्योंकि उसे तो यह भी रास न आया था। दिनेश जी के घर जाते ही रामू का पूरा परिवार दिनेश जी की सेवा में लग गया। उनका भाव देखकर दिनेश जी की आंखें भरकर आ रही थी। इतना सेवा भाव उन्होंने किसी पराये में कभी नहीं देखा था। उन्होंने मन में सोचा, इसके पास पैसा नहीं, लेकिन दिल के कितने अमीर हैं। अपनी रूखी सूखी में इन्होंने मुझे भी शामिल कर लिया। यह किए हैं जो नमक अदा करना चाहते हैं, और एक तरफ मेरे अपने हैं जिन्होंने मेरा खाकर मुझे ही बेदखल कर दिया। उनके दिल में उमड़ा प्यार और सेवा भाव देखकर दिनेश जी रोए बिना रह ना सके। पंकज को राखी
अब तक सब बता चुकी थी, मगर पंकज अब उनसे मिलने नहीं गया। उधर अस्पताल में बैठे डॉक्टर गौरव जैन दिनेश जी के बारे में ही सोच रहे थे। मुझे उन्हें ढूंढना ही पड़ेगा। इतनी मुश्किल से एक स्टूडेंट का फ़र्ज अदा करने का मौका मिला था। उन्होंने मेरी कितनी मदद की थी और तभी आज मैं यहाँ हूँ। डॉक्टर गौरव जैन ने उनका पता लगाने की कोशिश की, मगर कोई जानकारी नहीं मिली। दिनेश जी अब रामू के घर में ही रहने लगे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वह उन पर बोझ बन गए हैं और कुछ करना चाहते हैं। इसी कारण वह व्हील चेयर पर बाहर निकल जाते हैं और शाम को वापस आ जाते। एक दिन उन्हें एक अस्पताल के बाहर एक पोस्टर लगा दिखाई दिया, जिसमें व्हील चेयर रेस की प्रतियोगिता के बारे में लिखा था, जो कि एक विकलांगों के लिए काम करने वाली संस्था की तरफ से हो रही थी। दिनेश जी ने झटपट उसके बारे में लिखे फ़ोन नंबर जानकारी हासिल की और घर वापस आ गए। उन्होंने उसमें भाग लेने का पूरा मन बना लिया था। दिनेश जी स्वभाव से बहुत आत्मसम्मान वाले और जटिलता वाले व्यक्ति थे, जो किसी हाल में हार नहीं मानना चाहते थे। बेशक अपने ही औलाद के आगे उन्होंने मात खाई थी, लेकिन परिस्थितियों के आगे कभी घुटने नहीं टेके थे। उन्होंने रेस में भाग लेने के लिए फॉर्म भर दिया। प्रतियोगिता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उम्र का बात कर उन्हें भाग लेने से मना कर दिया, लेकिन दिनेश जी प्रोफेसर रह चुके थे, तो उन्होंने काफ़ी समझाया और 2 कैटेगरी रखने की बात की, जिससे सभी तरह के लोग भाग ले सके और लोगों में एक नया जोश आ सके, जो इस उम्र में आकर अपने पैर खो चुके हैं और अपने को लाचार मानने लगे हैं। प्रतियोगिता विकलांगों के लिए ही आयोजित थी, तो बात मान ली गई। दिनेश जी के लिए इस खुशी की और क्या बात थी। प्रतियोगिता की तैयारी के लिए 3 महीने दिए गए थे, जिसके लिए दिनेश जी ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। एक प्रोफेसर होने के नाते वह इस बारे में जानते थे कि इस पर निर्णय के मापदंड क्या होंगे और किस तरह तैयारी करनी चाहिए, तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। 400 मीटर की दौड़ में भाग लेना आसान नहीं था, लेकिन आज वह इसी श्रेणी में व्हील चेयर पर दौड़ लगाने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने रेस वाली व्हील चेयर खरीदने के लिए अपनी सोने की चैन भी बेच दी थी। और फिर वह दिन आ ही गया जब प्रतियोगिता शुरू हो गई। सभी लोग स्टेडियम में पहुंच चुके थे। रामू का पूरा परिवार उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वहां मौजूद था और वह समय आ गया था जब दिनेश जी मैदान में उतर चुके थे। चारों तरफ से गजब का शोर और आवाज़ आ रही थी, जिसे उनका जोश कई गुना बढ़ चुका था। रेफरी का इशारा पाते ही उन्होंने व्हील चेयर दौड़ा दी और पूरे जोश के साथ जीत सुनिश्चित करने में लग गए। बीच में एक बार हांफे भी, जिससे पीछे रह गए, लेकिन बहू और बेटे के ताने याद आ जाते ही जाने कौन सा जुनून आ गया और वह फिर आगे निकल गए। व्हील चेयर दौड़ाते हुए रामू का नमक याद आने लगा और बस एक ही ख्याल आया, मैं भी तेरा नमक खाया हूँ रामू, अदा करके रहूँगा। अंधाधुन व्हील चेयर दौड़ा रही थी, जिसमें वह बार बार पीछे होते हुए आगे निकल गए और पहले स्थान पर जा पहुँचे। चारों ओर से तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज ने उन्हें सम्मान का एहसास दिलाया। वापस आते ही रामू के परिवार ने उन्हें घेर लिया था और बधाइयाँ देने लगे थे। प्रतियोगिता समाप्त हो गई थी और अब इस इनाम की बारी आ गई थी। जैसे ही दिनेश जी नाम के ट्रॉफी लेने स्टेज पर पहुँचे, तो सामने डॉक्टर गौरव को देखकर चौंक गए। मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें बुलाया गया था, क्योंकि वह शहर के जाने माने मनोवैज्ञानिक थे। अपने सामने वह दिनेश जी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने खुश होते हुए उन्हें ट्रॉफी दी और साथ में 50 लाख का चेक भी दिया। उन्होंने कहा, सर मैं आपको याद नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे याद हैं। फिर उन्होंने पूरी ऑडियंस को दिनेश जी के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने कभी उनकी मदद की थी जब वह प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा
कि आज दिनेश जी के कारण ही आज मैं कुछ बन पाया हूँ। आप दिनेश जी को भी वह लड़का गौरव याद आ गया था जो उनका विद्यार्थी था, और अपने विद्यार्थी को इस मुकाम पर देखकर फूले नहीं समाये। उन्होंने जीते गए ट्रॉफी और धनराशि का चेक रामू के हाथ में देकर उसे सम्मानित करते हुए कहा, इस सब का हकदार ये है। यह सब होने के बाद डॉक्टर गौरव ने उन्हें अकेले में ले जाकर उनके घर के बारे में पूछा, और इस बार दिनेश जी दुखी हो गए। आज इस खुशी के मौके पर डॉक्टर गौरव ने आगे कुछ नहीं पूछा और अगले दिन मिलने को कहा। दिनेश जी डॉक्टर गौरव से मिलने अस्पताल में उनके केबिन में पहुंच गए। इधर उधर की बातों के बाद दिनेश जी ने अपने बारे में पूछने पर सब कुछ बता दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पैर एक्सीडेंट में चले गए और वह अपने घर की चौकीदार के घर रहने को मजबूर हो गए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के इतने बड़े वकील होने के बारे में कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहते थे कि कोई उस तक पहुँचे। डॉक्टर गौरव ने कहा, सर मैं आपकी मदद करूँगा। आपके बेटे बहू से आपका वह सब दिलवा कर रहूँगा जो आपने मेहनत से बनाया था। आपने हमेशा सबका भला किया है और मैं यह नहीं मानता कि कभी आपने उनका बुरा किया होगा। दिनेश जी उनकी यह बातें सुनकर कुछ भी लेने से मना कर दिया, लेकिन डॉक्टर गौरव ने इस बार उनकी बात मानने से मना कर दिया और कहा, सर बस आप मुझे घर का पता बता दीजिए ताकि मैं कुछ आगे कर सकूं। लेकिन दिनेश जी जाने क्यों बिना कुछ बताए ही चले आए। 2 दिन बाद उनके पास डॉक्टर गौरव का फ़ोन आया और उन्होंने दिनेश जी को कहीं साथ चलने के लिए कहा। कुछ देर बाद डॉक्टर गौरव रामू के घर जाकर दिनेश जी को साथ लेकर चले गए। रास्ते में उन्होंने बताया कि वह एक लॉयर से मिलने जा रहे हैं जो दिनेश जी को सही सलाह देंगे। दिनेश जी चाहते तो नहीं थे, लेकिन अब साथ चलना मजबूरी हो गई थी। वहाँ ले जाकर डॉक्टर गौरव ने उन्हें कार से उतारकर व्हील चेयर पर बैठाया और ऑफिस के अंदर चले गए। व्हील चेयर पकड़े डॉक्टर गौरव ने अंदर जाते ही सामने बैठे व्यक्ति से कहा, हेलो आई एम डॉक्टर गौरव और इनके बारे में हमें बात करनी है। वह व्यक्ति दिनेश जी की तरफ देखते ही खड़ा हो गया और हैरत से कभी डॉक्टर गौरव को देखा तो कभी दिनेश जी को देखने लगता, क्योंकि वह उनका बेटा पंकज ही था। दिनेश जी भी खामोश उसे देखते रहे, क्योंकि जानते तो थे मगर उसने ही किसी से कहने को मना कर दिया था। सामने उन्हें देखकर और मुंह से कह ही नहीं सके कि यह मेरे ही पिता हैं। डॉक्टर गौरव ने इसके सामने सारी स्थिति रखी और दिनेश जी को बोलने के लिए कहा, लेकिन दिनेश जी डॉक्टर गौरव से कहा, बेटा शीशे की तरह तुम्हारे सामने सब साफ है। तुमसे मैंने कुछ नहीं छुपाया, जो कहना है तुम अपने आप देख लो। और यह कहकर दिनेश जी ने फिर से खामोशी की चादर ओढ़ ली। सामने बैठा बेटा अपना ही केस सुन रहा था। अपने बारे में किसी और से सुनकर उस पर शर्मिंदगी का घड़ों पानी पड़ रहा था। डॉक्टर गौरव ने अनजाने में ही सही मगर उसे अपने करतूतों का आईना दिखा दिया था। वह सुनता रहा और कुछ कहा ही नहीं। डॉक्टर गौरव ने अंत में कहा, वकील साहब कैसे कैसे लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को ऐसे बेघर कर देते हैं। मैं तो इनका कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने मेरी इतनी मदद की तो कैसे उन्होंने अपने बेटे बहू को नुकसान पहुंचाया होगा। ऐसे नेक दिल लोग इतनी मुश्किल से मिलते हैं और मैं तो आज इनकी वजह से कुछ बन पाया हूँ। लेकिन लानत है उस बेटे पर जो इतनी अंधी औलाद है। मेरे लिए पिता बराबर है और मैं उनके लिए कुछ कर सका तो खुद को भाग्यशाली समझूंगा। अपने सामने ही अपने ही बारे में ऐसे शब्द सुनकर दिल भेद गए थे और शायद उसका दिल के किसी कोने में उसे कोसने भी लगा था। डॉक्टर गौरव ने यह शब्द सुनकर पंकज अब चुप ना रह सका और बोल पड़ा, पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी आंखें खुल गई है। अचानक से उठकर कदमों में आकर गिर पड़ा। पंकज को ऐसे देखकर डॉक्टर गौरव चौंक गए और बोले, आप इनके बेटे हैं? पंकज ने कहा, मैं ही हूँ वह बदनसीब औलाद। आपने सही कहा, मैं अंधा हूँ जो अपने पिता को बाहर सड़क पर रहने को मजबूर कर दिया। दिनेश जी ने उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा
और दूसरी तरफ दीवार की ओर देखते रहे। पंकज ने उन्हें हिलाकर कहा, कुछ कहिए ना पापा, प्लीज़ कुछ कहिए। आपकी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे पता है कि आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे और ना मैं इसके लायक हूँ, लेकिन फिर भी पश्चाताप करना चाहता हूँ। दिनेश जी की खामोशी इस बार टूट गई और उन्होंने कहा, गौरव बेटा, यह मेरा बेटा होते हुए अपना हक अदा न कर सका, लेकिन तुमने उससे भी ऊपर होकर मेरे लिए किया, जबकि तुम मेरे बेटे भी नहीं हो। मेरे एक्सीडेंट के बाद अस्पताल का इतना बिल तुमने ही भरा, लेकिन एक तरफ यह मेरा बेटा है जिसके कारण उस दिन मैं सड़क पर निकला और ऐसा सूध-बूध खोया कि तेज़ी से गाड़ी का हॉर्न नहीं सुनाई दिया। उस दिन उसने मुझे जिस तरह अपमानित करके घर से निकाला था, वह मैं कभी भूल नहीं सकता। दिनेश जी सुबक सुबक कर रोने लगे और उनके सिसकियाँ सुनकर डॉक्टर गौरव ने उनके आंसू पोंछे। उन्होंने पंकज से कहा, मैं तो आपको बड़ा वकील जानकर आया था, लेकिन आपका यह रूप मेरे सामने आया। आप भला क्या लोगों की मदद करते होंगे जब इतने नेक इंसान को उसके घर में जगह नहीं दी। उनसे सब छीन लेने का आपको क्या हक है। खैर, मैं इनका सब कुछ आपसे लेकर रहूँगा, जो भी इन्होंने आपको मुफ्त में दिया है, चाहे उसके लिए मुझे पुलिस के पास ही क्यों न जाना पड़े। पंकज यह सुनकर सकते में आ गया। गौरव बोला, शर्म नहीं आई अपने पिता का अपमान करते हुए? भद्दी भद्दी गालियाँ देकर घर से बाहर फेंक दिया था। अगर आपका चौकीदार ना होता तो जाने इनका क्या हाल होता। पंकज की पोल खुले जा रही थी और जिसे पंकज शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़े जा रहा था, उसने तुरंत अपनी पत्नी राखी को वहां बुला लिया, जो वहां आधे घंटे में पहुंच गई। इसने आते ही कहा, ओहो, तो यह बुढ़ा यहाँ अधम का। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बुला लिया, वरना जाने कहाँ कहाँ साइन करवाता। डॉक्टर गौरव ने राखी को तुरंत गुस्से में कहा, मैडम, मुंह संभाल कर बात कीजिए, नहीं तो पुलिस अपना काम करेगी। जिस तरह आपने जिनका सब कुछ हथिया लिया है, वह झटके में आपको वापस करना पड़ेगा, समझी आप। राखी धमकी से सहम गई तो पंकज बोला, राखी, यह डॉक्टर गौरव हैं और यह सही कह रहे हैं, गलती हमारी ही है और अब तुम भी स्वीकार कर लो। आज इन्होंने मुझे मेरी गलतियों का आईना दिखा दिया है। मुझे एहसास हो गया है कि मैं अपने पिता के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। राखी ने गुस्से में कहा, मैं क्यों मांगूं माफ़ी? अगर तुझे मांगनी है तो मांगो, लेकिन अगर यह घर आया तो मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। वही चौकीदार के घर आराम फरमाइए। इस बार दिनेश जी दहाड़ पड़े, खबरदार जो उसके बारे में कुछ कहा। तुमसे अच्छा तो पराए हैं, जैसे कि यह डॉक्टर गौरव। रामू, मुझे रामू नहीं रखता तो मेरा क्या होता? तुमने तो मुझे मरने के लिए छोड़ ही दिया था, और उस दिन मुझे इस व्हील चेयर पर देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं डोला और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, जबकि मेरे जीवन की सारी कमाई पर तुम ही लोग सांप बनकर बैठे हो और तुम्हें शर्म नहीं आती। इस तरह से दिनेश जी को चीखते देखकर राखी के मुंह पर ताला लग गया और वह पंकज का मुंह देखने लगी। दिनेश जी ने कहा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुमने छोड़ा तो मुझे रामू और गौरव ने सहारा दे दिया, नहीं तो मैं सड़क पर ही मर सकता था। यही भगवान के होने का सबूत है। तुम लोग चाहते हो कि मैं माफ़ कर दूं, जो अब हो नहीं सकता, और लानत होगी मुझ पर जो तुम्हें माफ़ करूं। तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए। अब चलो जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में, और ऊपर जाकर भी भगवान को क्या मुंह दिखाओगे। पंकज और राखी को पुलिस का डर दिखाकर दिनेश जी डॉक्टर गौरव के साथ बाहर निकल आए थे। दोनों बेइज्जती की डर से कांपने लगे थे। दिनेश जी के दिल को तो अब सुकून मिला था, क्योंकि आज उनके दिल का गुबार निकल गया था। आज उन्होंने वह सब कह डाला था जो उनके मन में दबा हुआ था और चिंगारी की तरह उन्हें अंदर से जला रहा था, जो आज आग बनकर फूट पड़ा था। पुलिस के डर से दोनों को
पिता की संपत्ति लौटानी पड़ी और एक किराए के घर में आ गए। गौरव दिनेश जी को अपने साथ घर ले गया। दिनेश जी बोले, बेटा अब तो मुझे भी वृद्धा आश्रम छोड़ दे। तो गौरव बोला, सर माँ बाप को तो मैं बचपन में ही खो दिया था, आपके कारण ही यहाँ तक पहुँच पाया। आप नहीं होते तो मैं आज किसी की गाड़ी या जूते पॉलिश कर रहा होता। यह समझ लीजिए कि मेरी तरफ से यह एक गुरु दक्षिणा है। गौरव की बातें सुनकर दिनेश जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने गौरव को गले से लगा लिया। उधर पंकज की नौकरी भी किसी कारण छूट गई और वह पाई पाई के लिए मोहताज हो गया था और दर दर की ठोकरें खाते फिरता रहा। दोस्तों, सही कहा है किसी ने, समय बदलते देर नहीं लगती। कर्म अच्छे करें क्योंकि वक्त लौट कर ज़रूर आता है। दोस्तों, कहानी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।